नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और क्या दिन है, अद्भुत गुरुवार का दिन। और इस बीच बाजार नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ आज निफ्टी ने महज 24 सत्रों में 25,000 का आंकड़ा पार कर दिया है और बाजार में हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। एक नज़र डालते हैं जरा इस समय क्या स्थिति देखने को मिल रही है। आज जो इंट्राडे हाई बना है वो है 25,078 का। निफ्टी ने आज जो है नया उच्चतम स्तर बनाया है और पिछली बार हमने देखा था 25,000 के बिल्कुल आंकड़े के पास पहुंच करके बाजार थोड़ा सा सुस्त हुआ था। हालांकि आज भी ऊपरी स्तरों पे 25,078 का हाई लगाने के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का हो रहा है, लेकिन अभी भी 44 अंकों की मजबूती निफ्टी में देखने को मिल रही है। 24,995 का लेवल देखने को मिल रहा है और अब जो है मिड कैप शेयरों में थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और यही वजह है कि बुल्स थोड़ा पीछे हुए हैं और बियर्स थोड़ा आगे। एनएससी पर 951 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1633 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। जब जब बाजार नया उच्चतम स्तर बनाता है तब तब हम देखते हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव, थोड़ा मुनाफा वसूली, थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर बात करेंगे। अगले 1-1.25 घंटे आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनको रूबरू कराते हैं। अंशुल जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका। और जब जब आप जुड़ते हैं हमारे साथ कोई ना कोई विशेष दिन बन जाता है और आज अद्भुत दिन है। 25,000 का आंकड़ा बड़ी मजबूती के साथ तोड़ा गया और अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। क्या बाजार में ये घबराने का वक्त है? वैल्यूएशन को लेकर के बहुत लोग चिंतित दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाजार अपनी चाल चलता जा रहा है। 25,000 का आंकड़ा भी तोड़ दिया है। आपकी राय क्या होगी बाजार पे इस समय? नमस्कार विपुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, 25,000 की पहले तो आपको भी बधाई, आपके दर्शकों को भी बधाई। ऐतिहासिक एक स्तर हमने छुआ है और आज शाम को हमारे ऑफिस में इसकी पार्टी भी है। केक कटेगा तो मैं जरूर आपको फोटो भेजूंगा। केक तो नहीं भेज पाऊंगा लेकिन फोटो जरूर भेजूंगा। अब आज के तो दौर सभी में खाली फोटो से काम नहीं चलेगा सर, केक भिजवाना पड़ेगा आपको। चलिए कोई नहीं, जी 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 सर, कंटिन्यू। केक भी दिल्ली ऑफिस से भिजवाना पड़ेगा मुझे। हाँ सर, कोई बात नहीं सर, जी जी जी। जी। तो 25,000, देखिए 25,000 का लेवल टेस्ट होना था, ये ऑलमोस्ट कंफर्म था। लास्ट वीक लास्ट अपियरेंस और उसके लास्ट अपियरेंस से मैं कहते आ रहा हूँ कि यहाँ पे एफएआई की जो पोजीशनिंग थी वो एक्सट्रीम ओवरबॉट से लोअर एंड ऑफ दी ओवरबॉट जोन पे आई थी, लेकिन इंडेक्स ने केवल 1-1.25% की डाउन मूव दी थी। 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कटने के बाद भी अगर इंडेक्स 1-1.25% नीचे आता है तो इंडिकेट करता है कि नीचे से लिक्विडिटी कितनी स्ट्रांग है। और अगर यहाँ से वापस से एफआईआई एक्सट्रीम ओवरबॉट पोजीशन तक जाती है तो 25,450 से 25,750 तक के लेवल टेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। हालांकि आज शुरुआत काफी स्ट्रांग थी। अभी हम प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आ रहे हैं और राउंड फिगर में एक्सपेक्टेड भी था कि प्रॉफिट बुकिंग में हम नीचे आएंगे। बट अब यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ हम साइडवेज टाइम स्पेंड करेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग 24,800 तक हो सकती है, दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी है। बट अब यहां से एटलीस्ट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा सा मार्केट को कंसोलिडेट, थोड़ा सांस लेने के लिए, जिसको हम कहते हैं ब्रेड कैचअप करना, वो अगर हो जाता है 1-1.5 हफ्ते में तो वापस से हम 25,200, 25,750 ये दो टारगेट के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। आज भी ब्रेकआउट आया था 15 मिनट के चार्ट पे। निफ्टी में अगर देखें तो एक अपनाइल पैटर्न का ब्रेकआउट था। अभी हम उसको रीटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये होल्ड हो जाता है तो फिर 25,200 प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ही आ जाएगा, लेकिन अगर ये फेल होता है तो फिर हम साइडवेज जाते हुए ज्यादा दिखेंगे। यानी दोनों ही सूरत में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बट किसी भी तरह के टॉपिंग आउट के कोई संकेत नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी रैली है, वहां पे फोकस करना चाहिए, वहां अच्छा पैसा बन रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, वहाँ पर अच्छा पैसा बन रहा है और तमाम दर्शक आपसे प्रश्न पूछने के लिए लालायित हैं और बड़ी संख्या में सवालों की झड़ी हमारे पास लग चुकी है। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगह देने की इस कार्यक्रम में। पहला प्रश्न लेते हैं सभैया सैयद जी का और कह रही हैं कि प्लीज़ प्लीज़ सर मेरा क्वेश्चन आज ले लें। और कह रहे हैं कि मेरे पास, इन्होंने 2 सवाल भेजे हैं लेकिन आज एक ही में बात करेंगे। मैम वेदांता के बारे में कह रहे हैं कि बता दें क्या करना चाहिए। इनके पास 290 माफ कीजिए 443 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। होल्ड करें या सेल करें, सितंबर तक का इनका नज़रिया है। स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रही हैं। अभी वेदांता के शेयर पे अगर हम एक नज़र डालें कि वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो वेदांता में हम देख रहे हैं 451 का लेवल देखने को मिल रहा है और इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वेदांता वो 443 पे ख़रीदा हुआ है। तो 6-7 रुपये इनके बन रहे हैं और सितंबर तक का ही इनके पास समय है, यानी कि महज 1 महीने और वेट कर सकती हैं। तो स्टॉप लॉस इनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे देख रहे हैं वेदांता को सर आप?
देखिए वेदांता में एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बन रहा है और लास्ट वीक में एक फेल्ड लो और हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी है। तो यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट सॉरी वेदांता यहाँ से ऊपर ही की तरफ चलेगा। तो अगर आपके पास वेदांता है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 435 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए और अगर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है जो 470 के आसपास है, 470 निकलते से स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। ऊपर में 520 530 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। तो अगर सितंबर तक आपके पास समय है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। 535 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के ऊपर 570 पहला टारगेट रहेगा। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट लेके हम सस्टेन कर लेते हैं तो फिर ऊपर में सॉरी 470 के ऊपर अगर हम ब्रेकआउट लेके सस्टेन कर लेते हैं तो फिर 530 तक का टारगेट मिलेगा। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगला दर्शक हमारे जो हैं वो दीपक शर्मा जी हैं और ये कह रहे हैं अमृतसर पंजाब से हैं। बहुत अच्छी जगह है सर, स्वर्ण मंदिर की जगह से आप बोल रहे हैं। और दीपक जी कह रहे हैं इनके पास जियो फाइनेंस के शेयर 150 शेयर हैं, 368 के रेट में लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में व्यू जानना चाहता हूँ। जियो फाइनेंस में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंस अभी अगर हम शेयर की बात करें 330 रुपये के आसपास चल रहा है। आज आधे % के आसपास की मजबूती जियो फाइनेंस में देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी जो खरीद है वो 368 की है, तो करीब 38 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। अभी क्या सलाह रहेगी सर जियो फाइनेंशियल पे? बड़े ग्रुप की कंपनी है लेकिन पिछले एक महीने में 6-6.25% का करेक्शन भी देखने को मिला है। अभी इनको क्या करना चाहिए सर? देखिए जियो फाइनेंस के साथ दिक्कत ये हुई है कि इसमें पॉजिटिव न्यूज के साथ एक ब्रेकआउट भी था चार्ट पे, लेकिन ये ब्रेकआउट कंप्लीटली फेल हो गया है और अब हम 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के ना सिर्फ नीचे हैं बल्कि 20 मूविंग एवरेज अपने 50 मूविंग एवरेज के नीचे भी है, यानी बेरिश क्रॉसओवर भी हो चुका है। हालांकि जो स्विंग लो था वो काफी अच्छे से प्रोटेक्ट हो रहा है 425 से लेके सॉरी 325 से लेके 307 की जोन में। तो ये 305 330 ये जोन जो है इसमें मेजर सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पे हम 3-4 महीने टाइम स्पेंड कर लेते हैं और होल्ड कर लेते हैं तो मोस्ट लाइकली चार्ट स्ट्रक्चर में जो है बेस आउट पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और ये अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा। तो अगले 2 से 3 महीने बहुत बड़ी कोई अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई डाउनसाइड ओपन अप हो जाएगी ऐसा भी नहीं लग रहा है। साइडवेज ज्यादा है और बेस बिल्डिंग में है। ये बेस कंप्लीट होने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट आएगा, अपसाइड ट्रेजेक्टरी मिलेगी। तो अगर आप 4-6 महीने का 6 महीने का समय दे सकते हैं तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। अगर आपका नजरिया 2 से 3 महीने का है तो करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट कर लेना चाहिए। 2-3 महीने बाद भी आपको स्टॉक लगभग इसी प्राइस के 5-7-10 रुपए ऊपर नीचे मिलेगा। जी, चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगली दर्शक जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो है वंदना सिंह जी और कह रही हैं कि सर आईओसी के बारे में बताइए। मेरे पास 120 शेयर हैं 178 के भाव पर, 2 साल का टाइम है, क्या और बाई कर सकते हैं और इसका 2 साल का टारगेट क्या होगा? आईओसी कल हमने देखा जेफरीज की तरफ से सर, यहाँ पर आईओसी बीपीसीएल एचपीसीएल की तरफ से जो है एक बाय रेटिंग आई थी और सबकी रेटिंग में बढ़ोतरी की गई, सबके लक्ष्य में इजाफा किया गया। यहाँ पर खबर यह है कि चीन की डिमांड कम होने से क्रूड की कीमती में जो गिरावट आई है उसका लाभ यहाँ पर मिलता हुआ इन शेयरों को दिखाई दिया है। लेकिन ये कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि 2 साल 3 साल का नज़रिया अगर आपका है तो अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो है बहुत डोमिनेट करती हैं इस सेक्टर के लिए और उसी आधार पर शेयरों में उतार चढ़ाव रहता है। आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या और बाइंग की जा सकती है आईओसी के अंदर? नज़रिया 2 साल का है, अभी मोमेंटम में है शेयर, कल अच्छी तेज़ी देखने को मिली, आज थोड़ा सा दबाव है, 180 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी सर? देखिए देखिए विपुल जी, क्रूड में जितना करेक्शन आया था पिछले अगर 2 दिन में देखूं कल और आज का सेशन मिला के पूरी रिकवरी हो चुकी है। तो क्रूड की तरफ से जो थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता था इनमें वो ऑलमोस्ट नलीफाई होते हुए दिख रहा है। और क्रूड में भी मेरे को अगर मैं एमसीएक्स पे क्रूड के चार्ट देखूं तो ना बड़ी डाउनसाइड दिख रही है अगले 6-8 महीने में, ना बड़ी अपसाइड दिख रही है, एक साइडवेज रेंज में रहेगा। तो इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। एटलीस्ट इनकी जीआरएम जो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन होती है और बाकी चीजें होती हैं वो इनके लिए एटलीस्ट फंडामेंटल साइड पे बहुत ईज आउट रहेंगी। कोई नेगेटिव आने की संभावना नहीं है। तो सेल्स और अर्निंग्स के लिहाज से ये स्टॉक अपना फंडामेंटली परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। टेक्निकली 117 दिन का कपनाडल पैटर्न अंडर डेवलपमेंट में है। एज एंड व्हेन ये स्टॉक 186 187 के ऊपर सस्टेन करता है इसमें बड़ी अपसाइड ट्रिगर होती हुई दिखेगी, हमें ऊपर 240 रुपए तक के लेवल मिलेंगे। तो अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबे समय का है, 6 महीने से 1 साल का अगर आप समय दे सकते हैं तो हाई लाइकली है कि आपको 240 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। मेरी सलाह यही है कि अगर आपके पास है तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए। कंपेयर टू आईओसी बीपीसीएल थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रांग है, बट चूंकि सेक्टर टेलविंड रहती है तो लगभग तीनों स्टॉक एक ही साथ चलते हैं। थोड़ा 19-20 चलेगा, बीपीसीएल हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा चल जाए।
आईओसी उस मुकाबले थोड़ा सा कम चले, बट ओवरऑल तीनों स्टॉक्स तेजी में है। जी। चलिए, इस बीच जो है महज 10 मिनट हुए हैं हमारे, 9 मिनट इनफैक्ट हुए हैं। आज थोड़ा सा कार्यक्रम शुरू होने में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन 9 मिनट में 650 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ खाली जो है इस समय यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और मनी9 के ऐप पर भी दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आप सभी दर्शकों का। और लगातार और जितना हो सके अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ हमारे इस लिंक को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम के माध्यम से, बाकी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है, वो ना पहुंचे और सही जानकारी, सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें और मनी9 का परिवार ऐसे ही निरंतर बढ़ता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। अगला जगदीश पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते कैसे हैं सर आप जगदीश जी? सर, बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है। अरे सर, हम तो आपके आशीर्वाद के इच्छुक हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ। करीबन 1 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। अरे सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। आप ऐसे ही कार्यक्रम को पसंद करते रहिए और भी आपके दोस्त यार जो हैं उनको जोड़िए मनी9 के साथ। और बताइए कैसे लग रहे हैं मनी9 के कार्यक्रम आपको? सर बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर, अच्छा व्यू दे रहे हैं सर। थैंक यू सर। क्या सवाल है सर आपका आज का? सर मेरा सवाल ये है कि मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 700 शेयर ले रखे सर 53 की प्राइस पे। 53 के भाव पे? अच्छा। उसको, हाँ, तो उसको आगे होल्ड करना चाहिए या फिर सर एग्जिट करना चाहिए? और अभी सेकंड कितने क्वेश्चन है सर, जियो फाइनेंस में अभी मैं बाय कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? जियो फाइनेंस पर भी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है, लेकिन ठीक है, आपने उदयपुर से फ़ोन किया, हम आपको एक टिप्पणी दिलवा देंगे कि फ्रेश बाइंग करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपने 53 रुपये पे लिया हुआ है, 12-13 रुपये आपको मिल रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में 2-3 एक्सपर्ट की राय हमने सुनी, काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर निकल करके आई है। लेकिन अंशुल जी उस पर पॉजिटिव हैं कि नहीं, वो एक बार पूछना पड़ेगा। 1% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। बीच में 1-2 दिन में यहाँ पर अच्छा रिकवरी आई है। अंशुल जी आपकी राय जानना चाहेंगे। 12-13 रुपये इनको मिल रहे हैं, अब ये समझना चाह रहे हैं अभी होल्ड करें या एक बार के लिए मुनाफा वसूल करें? और जियो फाइनेंस पे एक लाइन की अगर आपकी टिप्पणी हो पाए कि फ्रेश बाइंग करनी चाहिए कि नहीं। देखिए विपुल जी, जब से लिस्टिंग हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, मैं तब से चार्ट देख रहा हूँ मंथली पे। तो इसमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है 65 रुपीज पे। यानी मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 19 साल का ब्रेकआउट है। और 19 साल का ब्रेकआउट कम से कम 19 महीने की अपसाइड तो देगा। और अगर 19 महीने की अपसाइड ये देता है तो स्टॉक यहाँ से बहुत आराम से डबल हो सकता है। तो आप, मैं ये कहूंगा, आप 12 से 18 महीने का स्टॉक को समय दीजिए और आराम से होल्ड कीजिए। हाई लाइकली है कि ये स्टॉक 130-140 के लेवल आपको 12 से 18 महीने में दिखाएगा। अगर आपके पास नहीं है, जिन इन्वेस्टर्स के पास नहीं है, वो करंट मार्केट प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि मंथली पे इनसाइड बार थी, वीकली पे मल्टीपल इनसाइड बार से ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। जैसे ही स्टॉक में 71 निकलता है, मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में टारगेट 84 और 90 का रहेगा, बट अगर 12 से 18 महीने देते हैं तो 120 से 140 के टारगेट आना रिलेटिवली काफी हाई चांसेस हैं कि ये दोनों टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। तो फ्रेश बाई की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। चलिए, तो फ्रेश बाई की सलाह भी आपको निकल करके आ रही है, बने रहने की भी सलाह निकल करके आ रही है। बस ये है, नज़रिया अपना थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। अगर आप 1 से 1.5 साल यहाँ पर रुकते हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। और आपकी खरीद भी काफ़ी नीचे की है, तो ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का रिटर्न आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, दीप शाह जी का सवाल लेते हैं। और दीप शाह जी का सवाल है सुजलॉन के ऊपर। 1000 शेयर इन्होंने 58 पे ले रखे हैं, कह रहे हैं 6 मंथ का व्यू है, क्या करना चाहिए? सुजलॉन में सर बहुत सारे लोग चूक गए इसको, इसकी तेज़ी को भांपने में। और जिस तरह की रैली देखने को मिली है और जिस तरह के नतीजे इसके देखने को मिले हैं, वो निश्चित रूप से काफ़ी उत्साह पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें लगातार एक तेज़ी बनी हुई है। आज जरूर थोड़ा सा करेक्शन आया है 70 का लेवल टेस्ट करने के बाद। 3.5% की गिरावट आज देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी खरीद से अभी भी ऊपर है। 58 पे लिए हैं, 67 का भाव है। एग्जिट कहाँ करना चाहिए? क्या ये जो गिरावट थोड़ी थोड़ी आ रही है इसमें, उसमें क्या फ्रेश बाइंग की भी संभावना है? देखिए विपुल जी, आपके शो पे प्रीवियसली ये डिस्कस हुआ था कि स्टॉक में बेस ऑन बेस पैटर्न का ब्रेकआउट है। 50 रुपए पे ब्रेकआउट आया था 98 डेज के कपनेंटल पैटर्न का। उसके ऊपर वापस से 19 डेज का बेस ऑन बेस बना था। 55 पे ब्रेकआउट था। 64 और 64 से लेके 70 का पहला टारगेट था। पहला टारगेट अचीव करने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। हो सकता है 2-3 सेशन और प्रॉफिट बुकिंग जारी रहे। बट जैसा आपका ब्रेकआउट है, जैसा आपके वॉल्यूम्स हैं, इसमें 90 रुपए के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। मैं कहूंगा अगर आपके पास है तो आराम से होल्ड कीजिए, बहुत ज्यादा इस समय दिक्कत नहीं दिख रही है।
क्योंकि 5% के सर्किट वाला स्टॉक है, इसलिए लोअर सर्किट देख के घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन ये स्टॉक नीचे की तरफ करेक्ट कर सकता है, बट इवेंचुअली ये 90 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अब 55 रुपीज से जो लॉन्ग रन में इनिशिएट किया था, उसका 90 रुपीज का टारगेट हम अभी भी पकड़ के चल रहे हैं। तो आपके दर्शकों को भी 90 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। चलिए, सुजलॉन में 90 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने लिए हुए हैं तो। चलिए अगले दर्शक चलते हैं, हम जरा देहरादून चलते हैं और देहरादून में देखते हैं क्या मौसम का हाल है। अमन जी को नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं अमन जी आप? सर तो बहुत बढ़िया है सर, ठीक है। बारिश कल हुई क्या देहरादून में भी? जी सर, कल से पूरी दिन बारिश है, आज भी हाई अलर्ट पे है। अच्छा, आज भी हाई अलर्ट पे हैं। नहीं, कल तो दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हुई, या तो बारिश हो नहीं रही थी और जब हुई तो ऐसी हुई कि पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। चलिए, अभी क्या स्थिति है और वहाँ पर, और बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? अभी तो हल्की धूप निकली हुई है और शाम तक हो जाए सर बारिश। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बरसात हो गई, थोड़ा सा सर, मेरा मौसम क्वेश्चन में है। सामान्य हो गया। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरे पास 200 शेयर है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के 270 अच्छा। के भाव पे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के आपके पास 200 शेयर हैं 270 के भाव पे। जी सर। अच्छा, और क्या नज़रिया है सर आपका? सर 2 साल का होल्डिंग। 2 साल तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपका नज़रिया जो है काफ़ी लंबा है। और कल यहाँ पर खबर आई है, कंपनी अपने करीब करीब 9 प्रोडक्ट में को जो है उसमें जो है उसके प्रीमियम में 10% तक का इजाफा कर सकती है। अब न्यू इंडिया इंश्योरेंस बढ़ाएगी तो बाकी इंश्योरेंस कंपनियां भी जो है अपने प्रीमियम में कुछ प्रोडक्ट्स में जो है वो इजाफा कर सकती हैं। और ये शायद 24 नवंबर से ये बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी। और इसी खबर के चलते कल हमने इसमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखा था। आज ज़रूर थोड़ी सुस्ती है, 0.25% नीचे है, लेकिन आपकी खरीद से अभी भी 16-17 रुपये ऊपर है। पूछते हैं यहाँ पर क्या कुछ नज़रिया निकल करके आ रहा है। सर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में ये इन्होंने निवेश किया हुआ है और नज़रिया भी लंबा है। बीमा कंपनियों को लेकर के बीच में हमने देखा काफ़ी सुस्ती देखने को मिली थी, लेकिन अब फिर से एक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम बीमा कंपनियां जो है वो जो है अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही हैं और अब अपने प्रोडक्ट्स पे दामों में प्रीमियम में इजाफा भी कर रही हैं। इसका फ़ायदा कैसे मिलता हुआ दिखाई देगा सर इन कंपनियों को? देखिए, टेक्निकली स्टॉक में काफी अच्छा पैटर्न डेवलप हो रहा है। 117 दिन का कप एंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। अगर ये स्टॉक 303 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो इसमें बड़ा ब्रेकआउट डेवलप होगा। ऊपर में 345 का इमीडिएट टारगेट मिलेगा। मैं कहूंगा ब्रेकआउट के बाद आप बाई कीजिएगा, प्रीएम्प्टिव बाई करने लायक ये स्टॉक नहीं है। 303 रुपए निकलता है तो स्टॉक में फ्रेश बाइंग करना चाहिए। अगर है तो आराम से होल्ड कीजिए। पैटर्न अंडर डेवलपमेंट में हो सकता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता और लगा दे पैटर्न को कंप्लीटली डेवलप करने में, बट इवेंचुअली 303 निकलने के बाद 345 तक की अपसाइड मिलती हुई दिखेगी। यानी 10% का अपमूव एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 3 से 4 हफ्ते में आता हुआ दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अंशुल जी शाम को केक भी काटने वाले हैं और जब दिल्ली आएंगे तो हम लोगों को भी खिलाएंगे। बाकी या फिर दिल्ली वो आते हैं तो हम उनको जो है केक खिलाएंगे। हो सकता है तब तक जो है निफ्टी और कई नई ऊंचाइयां छू दे। महज 24 सत्रों में आंकड़ा पूरा हुआ है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर में 25,000 तक के आंकड़े में को पूरा होने में कितना समय लगा है। 20,000 छुआ था सितंबर 2023 में निफ्टी ने 20,000 का आंकड़ा, और वहीं दिसंबर के अंदर महज 2-3 महीनों के अंदर 21,000 का आंकड़ा छूता हुआ निफ्टी दिखाई दिया था। जनवरी 2024 में यानी महज 1 महीने के अंदर फिर से 22,000 छूता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद से बाजार में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला और 3-4 महीने 5 महीने का समय लगा 22 से 23,000 पहुँचने में। जून 2024 में 24,000 का आंकड़ा इसने छुआ है और 1 अगस्त को 25,000 का आंकड़ा, यानी महज 24 सत्रों के अंदर 24 से 25,000 पहुंचने में समय लगा है। 24 कारोबारी सत्रों का समय लगा है और ये तीसरी सबसे बड़ी तेजी है 1,000 अंकों को पूरा करने की। जरा कुछ और आंकड़े लेकर के आइए स्क्रीन पर और उस पर देखते हैं कि किस तरीके से कितने कितने सत्र लगे हैं। 16 से 17,000 पहुंचने में 19 सत्र लगे हैं। 23 से 24,000 पहुंचने में 23 सत्र लगे और ये तीसरी सबसे बड़ी तेजी है, क्योंकि 1,000 के आंकड़े को पूरा किया है निफ्टी ने 24 से 25,000, वो महज 24 सत्रों में। हालांकि 21 से 22,000 छूने में ये लगे थे 25 कारोबारी सत्र। तो ये सबसे तेज 1,000 पॉइंट हैं जो कि निफ्टी ने छुए हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आंकड़े निकल करके यहाँ पर आते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है, सर चूँकि अभी हम लोग सुजलॉन पे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पावर में और क्या व्यू दिखाई दे रहा है सर आपको? अभी जो नज़रिया होना चाहिए पावर में, वो लोगों का जो रुझान है वो NHPC, SJVN
की तरफ ज़्यादा है, PFCREC की तरफ, लेकिन क्या जो टाटा पावर हैं, अदानी पावर हैं, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आपका व्यू क्या निकल करके आ रहा है? वहाँ पर कोई पसंदीदा कंपनी है क्या आपकी? देखिए, टाटा पावर आपने नाम लिया, टाटा पावर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। टाटा पावर में बना है पैटर्न ऑलमोस्ट 41 डेज का कप एंड पैटर्न, या फ्लैट बेस कह सकते हैं इसको, कप एंड से ज्यादा कब फ्लैट बेस का पैटर्न है, जिससे ब्रेकआउट आ रहा है 460 रुपए में। स्टॉक बहुत आराम से, अगर आप 2 से 3 हफ्ते होल्ड करते हैं, हाई लाइकली है कि 500-510 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी टीम ने आज ही टाटा पावर पे आज ही टाटा पावर पे बाई कॉल इनिशिएट किया है। 450 रुपए का कॉल हमने बाई करने के लिए सलाह दी है। और दूसरा स्टॉक मेरा एवरग्रीन, इसमें फेवरेट है अदानी पावर। अदानी पावर आप ही के प्लेटफॉर्म पे मैंने मल्टीपल टाइम्स रिकमेंड किया था, अप्रैल के स्टार्ट में, जब मंथली चार्ट पे 3 इनसाइड बार थी। 900 का पहला टारगेट था, कंप्लीट करके प्रॉफिट बुकिंग में है, साइडवेज फेज में है। करंट वीक में ऐसा लग रहा है कि लास्ट वीक में शेकआउट कर दिया वीक लॉन्ग को, और करंट वीक में ये अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो अगर यहाँ से स्टॉक को लेके 6 महीने होल्ड करते हैं, हाई लाइकली है कि पहले ये अपना 900 रुपए का टारगेट कंप्लीट करेगा। 5 रुपए से रह गया था पिछली बार। 895 का हाई बना है, 895.85 टू बी प्रिसाइज। पहले 900 का टारगेट अचीव करेगा, उसके बाद ये 1200 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। तो पावर सेक्टर में लगभग सब स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। सेकंड बेस्ट पिक हमारी टाटा पावर है। और अगर आप कहेंगे कि एक स्टॉक ले सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं लेना है पावर में, तो मैं एनी डे अदानी पावर रिकमेंड करूंगा। चलिए, तो टाटा पावर, अदानी पावर, एक चुनना है तो अदानी पावर, ये सलाह निकल करके आती हुई। और अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है हमारे खास नए सेगमेंट का, जिसमें हम बात करते हैं सौदा मुनाफे की। खास पेशकश हमारी सौदा मुनाफिका में आपका स्वागत है। और हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं HDFC स्काई की तरफ से कुछ चुनिंदा कॉल्स लेकर के, और इसमें हमारे लगातार हम सफ़र रहते हैं संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए आज HDFC स्काई की तरफ से कौन सी कॉल्स निकल के आई हैं? शुक्रिया विपुल जी। देखिए, 2 कॉल्स हैं आज के लिए, एक फंडामेंटल है, एक टेक्निकल है। पहले आपको फंडामेंटल कॉल बताते हैं, और ये है टिप्स इंडस्ट्रीज को लेकर। ये फंडामेंटल कॉल है, तो इसमें स्टॉप लॉस तो नहीं है। इसका जो रिकमेंडेड प्राइस है वो 629 रुपये 40 पैसे, जहां पे इस कॉल को इनिशिएट किया गया है। टारगेट आपको दिया गया है 745 रुपये का। 745 रुपये का टारगेट अचीव होता है तो करीब करीब 18.5% के आसपास की जो पोटेंशियल अपसाइड है वो आपको स्टॉक में मिल जाएगी। 1 अगस्त यानी आज ही शुरू की गई है कॉल्स, और 20 अगस्त 2025 तक, यानी कि अगले अगस्त तक आप चाहें तो इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ये तब तक के लिए ये कॉल वैलिड है। तो ये तो बात हुई फंडामेंटल कॉल की। अब बात करते हैं टेक्निकल कॉल की। टेक्निकल कॉल है ऑयल पे। ऑयल यानी कि एक PSU तेल गैस कंपनी है, ऑयल इंडिया के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ये टेक्निकल कॉल है, तो इसको जो बाइंग रेंज है इसकी वो 585 रुपये से 609 रुपये 50 पैसे, ये रिकमेंडेड प्राइस है जहां आप इसे खरीद सकते हैं। टारगेट प्राइस की भी एक रेंज दी गई है, 664 पहला टारगेट है, और उसके बाद 701 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो आ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये टेक्निकल कॉल है, इसमें स्टॉप लॉस का लेवल आपको 567 रुपये का जरूर मेंटेन करके चलना है। 25 अक्टूबर 2024 तक इस कॉल की जो वैलिडिटी है वो आपके पास रहेगी। तो ये टेक्निकल नज़रिए से आप इसे होल्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको 13.5% के आसपास की जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकती है। तो एक फंडामेंटल कॉल है टिप्स इंडस्ट्रीज, और टेक्निकल बेसिस पे आपको ऑयल इंडिया में खरीदारी करने की राय दी गई है। और ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार आप महीना के साथ बने रहिए। कल फिर हाजिर होंगे HDFC स्काई की कुछ नई कॉल्स के साथ। ये थी हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का। टिप्स इंडस्ट्रीज और ऑयल इंडिया पे खरीदारी करने की सलाह फंडामेंटल और टेक्निकल आधार पर दी गई है। और इससे पहले अवंती फीड्स का भी हमने जिक्र किया था, और अवंती फीड्स में उसके बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न आते हुए भी दिखाई दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शकों का प्रश्न का उत्तर लेते हैं। सुधाकर पांडे जी का प्रश्न आ गया है और कह रहे हैं, नमस्कार विपुल सर और अंशुल सर, मैं वडोदरा से हूँ, सुधाकर पांडे, मनी 9 का रेगुलर दर्शक हूँ, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। मेरा सवाल इरकॉन पर है। 307 रुपये पर इन्होंने 307.58 पर खरीद है, लंबी अवधि का नजरिया है, कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल सर, अंशुल
जी आपका मार्गदर्शन करेंगे। और अंशुल जी आपके बड़े प्रशंसक हैं और इन्होंने 307 रुपये पे इरकॉन लिया हुआ है। अभी सवाल अब यही आता है सर कि रेलवे शेयरों में काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है, लेकिन क्या भविष्य में और भी अच्छी रैली की उम्मीद की जा सकती है, या एक बार के लिए जिनके पास है उनको मुनाफा बुक करके किनारे हो जाना चाहिए? क्योंकि हमारे पास नियमित रूप से RVNL, इरकॉन, IRFC इन पर काफ़ी सवाल आते हैं। अब 307 पे लिए हुए हैं, नुकसान में है थोड़े से, 284 का भाव आ गया है। अभी क्या करना चाहिए सर इनको? देखिए विपुल जी, मैंने बजट के पहले भी कहा था कि जितने भी रेलवे टच में मैं या कोई और जो भी एनालिस्ट पाई दे रहे हैं, सबका सिमिलर व्यू है कि बजट के बाद इनमें प्रॉफिट बुकिंग काफी तेजी से आती हुई दिखेगी। तो टारगेट्स अचीव हो ना हो, आपको बजट के टाइम में निकल जाना चाहिए, और जितने लोग निकल गए हैं वो काफी सुखी हैं। बट यहाँ से अगर देखें तो अभी भी इसमें जो गवर्नमेंट पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 299 पे, उसका स्टॉप लॉस नहीं कटा है, 267 पे है। तो आप चाहें तो 267 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, बट मेरी सलाह है इमीडिएटली आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये हाई लाइकली है कि 267 का स्टॉप लॉस तोड़ेगा। एक बार नुकसान बुक कर लीजिए, कोई बात नहीं सर। फिर दूसरे मौके भी आपको बताए जाएंगे, चुन चुन के सेगमेंट भी हमारा होता है, उसमें आप शेयर देखिए। बाजार में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, थोड़ा सा अभी यहाँ पर सुस्ती का माहौल है, निकल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा समय रहते। चलिए, हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक। राजेश जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते राजेश जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। ऐसे ही आप लोग अच्छे कैसे रहिए। हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, अंशुल जी बहुत अच्छे हैं। बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो? हम वेस्ट बंगाल से, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। वीरभूमि से, अच्छा बोल रहे हैं। चलिए चलिए, अक्सर जो है खबरों में ये शहर बना रहता है पश्चिम बंगाल का। बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? ओ, एक तो नेटवर्क की समस्या बड़ी है, अब लगता है संपर्क टूट गया। कोई बात नहीं, हम आपका प्रश्न अवश्य लेंगे। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए इनका प्रश्न, और इनके प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। रोसेल इंडिया के ऊपर इनका प्रश्न है, और इन्होंने रोसेल इंडिया के शेयर ले रखे हैं 55, 615 के भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है। अब 591 का भाव है, तो यहाँ पर करीब करीब 24-25 रुपये का इनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी 2-2.25% टूटा हुआ है शेयर। अब इनका नज़रिया तो हम पूछ नहीं पाए कि आखिर में कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल व्यू लेने की कोशिश करते हैं। सर, क्या सलाह रहेगी रोसेल इंडिया को लेकर के? पिछले 6 महीने में 25% के आसपास की रिटर्न दिया है, पूरे साल भर में करीब 30-34%। क्या अभी बने रहना चाहिए इनको, या क्या सलाह रहेगी आपकी? अंशुल जी, आप जी आपकी आवाज़ नहीं चल रहा है यही स्टॉक है ना, रोसेल इंडिया? 591 जी, 591 जी। देखिए, इस स्टॉक में बहुत बढ़िया कॉन्टिनेंटल पैटर्न का या फ्लैट बेस कह सकते हैं, इस पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। 193 दिन का पैटर्न था, ब्रेकआउट लेने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा और पुल बैक कर सकता है ये 560 रुपए तक, बट इवेंचुअली पुल बैक कंप्लीट होने के बाद जो ब्रेकआउट है 193 दिनों का, ये इन प्ले आएगा। और ये स्टॉक 740 से 900 रुपए, ये दो टारगेट्स इसमें बनेंगे। 740 इसलिए कि फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, बट ब्रेकआउट का टारगेट 900 रुपए है। तो मैं कहूंगा आप 4 से 6 महीने स्टॉक को समय दीजिए। मोस्ट लाइकली 4 महीने में आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, बट एक आध महीने का बफर और ले लीजिए। तो 4 से 6 महीने स्टॉक होल्ड करेंगे तो 900 रुपए आने के चांसेस काफी हाई दिख रहे हैं। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। अगले दर्शक हमारे साथ निधि जी मौजूद हैं, निधि जी से बातचीत करते हैं। निधि जी को नमस्कार। नमस्ते सर, मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। ओ, बैंगलोर से बोल रही हैं। चलिए निधि जी, बहुत अच्छी बात है। और क्या करती हैं बैंगलोर में आप? मैं यहाँ जॉब करती हूँ। अच्छा। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो अच्छा। मतलब मेरा क्वेश्चन था कि लाइक अभी बाय करने के लिए कौन सा कोई स्टॉक सही रहेगा? कितने समय से आप जो है शेयर बाजार में निवेश कर रही हैं? मैं कर रही हूँ मतलब 3-4 साल से। 3-4 साल से। चलिए, और मनी 9 कब से देख रही हैं आप? मनी 9 मैं देख रही हूँ 6 मंथ से। अच्छा, कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको? हाँ, मुझे अच्छा तो लग रहा है। थैंक यू मैम। और आगे भी जो बैंगलोर के अंदर जो बाकी आपके मित्र हैं, ऑफिस के कलीग्स हैं, उनको भी दिखाइए। और जी। चलिए, अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए किस शेयर में निवेश किया जाए जानना चाहती हैं, तो वैसे तो हमारा एक खास सेगमेंट है चुन चुन के आखिर में जो है हम इस पर बातचीत करते हैं, लेकिन उनसे अलग अगर कुछ शेयर जो है बताना चाहें अंशुल जी, तो हम कहेंगे कि अगर आपको निराशा ताकि हाथ ना लगे, लेकिन चुन चुन के अवश्य देखिएगा आखिर में, और उसमें भी हम जानकारी आपको देंगे। सर, छोटी अवधि के लिए क्या आज के चुन चुन के इतर कुछ शेयर आप इनको रिकमेंड करना चाहेंगे? ज़्यादा लंबा नज़रिया इनका नहीं है।
देखिए विपुल जी, मैंने बजट के दिन अवंती फीड बाय दिया था 620 630 की रेंज में। वहां से स्टॉक ने बढ़िया रैली ली थी 760 तक। अब करेक्शन होके जो पुल बैक जिसको हम कहते हैं ब्रेकआउट का पुल बैक कंप्लीट करके आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। 751 दिन या 158 वीक्स का इसमें ब्रेकआउट आया है। तो ये 1 या 2 हफ्ते जैसा शॉर्ट लिव्ड नहीं रहेगा, ये आराम से 3 से 4 महीने तक ये पैटर्न कंटिन्यू करेगा। अपना टारगेट अचीव करने में समय लगेगा। तो आपको अवंती फीड 710 711 यहाँ पे बाई करके रखना चाहिए, और 3 से 4 महीने का अगर समय देंगे तो हाई लाइकली है कि 950 से 1000 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। और अगर इसको 1 सवा साल के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि ये स्टॉक डबल भी हो सकता है। तो अपना टाइम फ्रेम जो भी आपका नजरिया है उस हिसाब से 2 टारगेट रहेंगे। 4 महीने के आसपास का नजरिया है तो 1000 रुपए, और अगर आप समय दे सकते हैं 1 साल का तो यहाँ से डबल भी होता हुआ दिखेगा। चलिए, तो यहाँ से डबल भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमारे तमाम दर्शक जो है अवंती फीड्स पे जो है नज़र बना करके चलिए। और साथ ही साथ तो आज के अभी चुन चुन के बाकी है, लेकिन अदानी पावर, टाटा पावर, अवंती फीड्स, बहुत सारी रिकमेंडेशंस जो है वो अंशुल जी की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप लोग पेन कॉपी लेकर के नोट करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी पूछ रहे हैं कि अभी कहाँ पर निवेश करना चाहिए। सूरजकर जी के तरफ से सवाल आ गया है। विपुल सर नमस्कार। आपको भी नमस्कार सूरज जी। और कह रहे हैं कि कॉन्कोर का एवरेज प्राइस 1048 है, व्यू बता दीजिए, क्या होल्ड करना चाहिए, और Q1 का रिजल्ट इसका कैसे रहने की संभावना है। सर नतीजे आने दीजिए, नतीजों पर हमारी भी नज़र रहती है, आपकी भी नज़र रहती है। कई बार अनुमान जो होते हैं अनुमान से बेहतर नतीजे आते हैं, कई बार अनुमान से ख़राब नतीजे आते हैं। लेकिन हाँ, इस पर अभी व्यू क्या निकल के आ रहा है वो ज़रा अवश्य आपको हम बता देते हैं कि कॉन्कोर पे क्या करना चाहिए। एक और रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी 1036 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, और इनकी खरीद का भाव इन्होंने 1048 बताया। तो 10-12 रुपये का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। एक और रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, सर क्या करना चाहिए कॉन्कोर में? 10-12 रुपये का नुकसान है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। नज़रिया हमें पता नहीं है, क्या करना चाहिए, इन्हें होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? और देखिए विपुल जी, मेरी सलाह रहेगी कि आप एग्जिट कर लीजिए। बहुत लेट आप पार्टी ज्वाइन किए हैं, जब पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है तो बेटर है कि 25,000 वाली पार्टी को एंजॉय कीजिए, केक काटिए। और अगर अवंती फीड जैसे शेयर में आप अपनी कैपिटल को कन्वर्ट कर लेंगे तो 6 महीने बाद जब 26,000 पे हम खड़े होंगे तो आप वहां पे हमारे साथ पार्टी मनाते हुए दिखेंगे। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे कॉन्कोर से एग्जिट कर लीजिए, और अवंती फीड या आगे चुन चुन के में जो 2 शेयर मैं आपको बताऊंगा उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं जनरली वही शेयर रिकमेंड करता हूँ जहाँ बड़े बेस पैटर्न का ब्रेकआउट आया हो, ताकि अगर कभी आप फंस गए, महीना 2 महीना आपको होल्ड करना भी पड़ गया तो एटलीस्ट आपको 8-10% का मूव मिल जाए। जी चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई राजेश बंसीवाल जी का सवाल आया। करें नमस्कार विपुल सर और अंशुल सर। और अंशुल सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आपके एक बहुत बड़े फ़ैन ने सर ये टिप्पणी की है। कह रहे हैं मैंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर ले रखे हैं, 102 शेयर हैं, 316 के भाव पर, 6 महीने का व्यू है, क्या करें सर? आज तो सर हमारा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल आपका सवाल ले लिया गया सर, कैसी बात कर रहे हैं। और शिपिंग कॉरपोरेशन पर तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, पर ओवरऑल अभी कुछ दर्शकों के सवाल मझगांव डॉक पर थे, कुछ के HL पर थे। डिफेंस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्या ये पार्टी पूरी हो गई है सर, और अब यहाँ से क्या एग्जिट कर लेना चाहिए? जैसे कि रेलवे के बारे में आपने टिप्पणी की, क्या सलाह रहेगी डिफेंस को लेकर के? क्योंकि अलग अलग सवाल लोगों के रहते हैं, अब सब पे चर्चा तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन शिपिंग कॉरपोरेशन के उत्तर के साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि डिफेंस पर अभी आपकी ब्रोकरेज फर्म का क्या व्यू निकल करके आ रहा है। 288 पे भी चल रहा है शिपिंग कॉरपोरेशन। देखिए, इत्तेफाक की बात है कि मेरे एक बड़े फैन उस शो में आ रहे हैं जिस शो में मैं हूँ, जिसके एंकर का मैं बड़ा फैन हूँ। अरे सर अरे नहीं सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। प्रशंसक तो मैं आपका बड़ा हूँ, और इसीलिए आपसे हमेशा निवेदन रहता है कि जल्दी जल्दी आया कीजिए। जी सर। SCI में देखिए, अगर सरकारी कंपनियों की बात करें तो शिपिंग कंपनीज में अभी भी मुझे अपसाइड दिखती है। इनमें मिड वे ऑफ द रैली हम है, अभी एक जो लास्ट लेग ऑफ अपमूव आता है वर्टिकल वाला वो बचा हुआ है। शिपिंग कॉर्पोरेशन में 106 दिन का बेस बना था, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद ये 15 दिन से धीरे धीरे करके रिट्रेस कर रहा है, बिल्कुल शैलो वॉल्यूम्स पे। तो जैसे बाजार में यहाँ से फ्रेश अपसाइड आएगी, इन स्टॉक्स में भी मार्केट के साथ परफॉर्मेंस आना स्टार्ट होगी। SCI पे मुझे लग रहा है कि 440 का टारगेट अगले 1.5 से 2 महीने में आपको मिल जाएगा। टारगेट बहुत जल्दी आएगा, 5 से 7 दिन में ये स्टॉक मूव करके 440 की तरफ बढ़ेगा। लेकिन वो 5 से 7 दिन कब आएंगे, 1 महीने में आएंगे या 1.5 महीने में आएंगे, ये कहना मुश्किल है। बट अगर 1.5 से 2 महीने का आप समय देते हैं तो 440 रुपए तक का इस स्टॉक में आपको टारगेट मिल सकता है। जिनके पास नहीं है उनके लिए फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी, और जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी।
चलिए, तो ये नज़रिया फिलहाल निकल करके आता हुआ, और इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय खाली यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही कार्यक्रम को और विस्तृत और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारे साथ आप मदद कीजिए। और अगला प्रश्न भी ले लेते हैं। अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है, ए नाम से इन्होंने अपनी आईडी बताई हुई है, लेकिन अच्छा नहीं नाम भी इन्होंने लिखा है। कह रहे मैं आतिश भदोही उत्तर प्रदेश से हूँ। नमस्कार सर, मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के 29.52 के भाव पर 1700 शेयर लिया हुआ हूँ, अभी क्या करना चाहिए? साउथ इंडियन बैंक पे इधर काफ़ी सवाल आ रहे हैं, और थोड़ा सा अब ये थका रहा है, 30 के ऊपर जा नहीं रहा है। 33 के आसपास गया था, वहाँ पर जब राइट इशू आया था, और उसके बाद से एक दायरे में ही फंसा हुआ है। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है साउथ इंडियन बैंक का? क्या उम्मीद करें कि भविष्य में यहाँ पर एक रिकवरी आती हुई दिखाई देगी? क्योंकि बहुत सारे PSU बैंकों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन बाद में सब ठंडे पड़ गए। साउथ इंडियन बैंक को क्या आपका व्यू रहेगा सर? देखिए विपुल जी, जब भी किसी स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट या बोनस या इस टाइप की चीज होती है तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट बढ़ जाते हैं, तो उसको चलना अगले 6 महीने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक्सेप्शनली मतलब 100 में से 90 स्टॉक ऐसे होते हैं जो साइडवेज चले जाते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी एकदम डबल हो जाती है और लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने में 6-8 महीने का समय लगता है। इसके साथ एक्जैक्टली वही हुआ है। जैसे ही स्टॉक ने 326 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट दिया, उसके 2 ही 3 हफ्ते बाद स्टॉक स्प्लिट होके एकदम से लिक्विडिटी बढ़ गई और ये स्टॉक एकदम फ्लैटिश साइडवेज चला गया है। और प्रोबेबली 2-3 महीने ये साइडवेज रह सकता है, बट इवेंचुअली जो पैटर्न बना है 326 हफ्ते का, उसका ब्रेकआउट इन प्ले आएगा और ये स्टॉक 44 से 50 तक के टारगेट अपने दिखाएगा। तो आपका नजरिया अगर 12 से 18 महीने का है तो आप बहुत बेहतरीन स्टॉक में हैं। यहाँ से आपको 40 से 50 रुपए के बीच में कहीं भी टारगेट मिल सकते हैं, तो आराम से पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर जिसके पास पेशेंस कम है, जल्दी जल्दी मूव एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत हाई लाइकली है कि अगले 3 महीने बाद भी आपको ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ मिले। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये अवॉइड वाली कैटेगरी का स्टॉक है। जी चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई आपके लिए। और इस बीच हमारे साथ अब अगली दर्शक साक्षी जुड़ चुकी हैं। साक्षी जी को नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते साक्षी जी, कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं भोपाल से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। बताइए मैम, क्या प्रश्न है आपका? रेल विकास निगम के और शेयर 50 शेयर लिए थे 623 के भाव से, तो उसका क्या करना है? अब तो थोड़ा सा ऊपर आपने ले लिए। कब लिए थे आपने ये? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। और अगर आप मनी 9 देखती हैं मैम आप? हाँ। चलिए, मनी 9 अगर आप देखती हैं तो नियमित रूप से हमारे जो तमाम एक्सपर्ट थे उनका ये मानना था कि एक बार बजट के आसपास जो है, या बजट के बाद या बजट के पहले, रेलवे शहरों में काफ़ी ज़्यादा आतिशी तेज़ी आ चुकी है, और एक बार के लिए मुनाफा बुक कर ले, थोड़ा सा दूरी बना ले, और उसके बाद जब गिरावट आएगी तो फिर देखा जाएगा कि क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन खैर, अब आपने ले लिए हैं तो क्या रणनीति होनी चाहिए वो पूछते हैं अंशुल जी से। और अभी थोड़ी देर पहले हालांकि अंशुल जी ने रेलवे शेयरों पर अपनी राय व्यक्त की थी, लेकिन फिर से आपके लिए एक बार हम राय दिला देते हैं। सर, बिल्कुल पीक के आसपास जा करके इन्होंने लिए हुए हैं शेयर, और अब थोड़ा सा नुकसान में है। क्या सलाह रहेगी RVNL को लेकर के? रेल विकास निगम लिमिटेड पे 600 से ऊपर की इनकी खरीद है, 593 का भाव है। देखिए, मेरी एकदम क्लीन सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक में एक क्लियर कट स्टॉप लॉस लगा लीजिए 550 रुपए का। 550 के नीचे क्लोज करता है तो आपको इमीडिएटली स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये अपने ब्रेकआउट पॉइंट 422 को रीटेस्ट करने नीचे आएगा। पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन देखूं तो मैं इसको पॉजिटिव गिनूंगा। हालांकि नीचे आके क्लोज किया है, लेकिन जो नीचे आने का क्वांटम था क्लोज टू क्लोज बेसिस पे वो बहुत कम था। कैंडल साइज बहुत छोटी थी, वॉल्यूम एक्सट्रीमली ड्राइड अप थे, तो बिना वॉल्यूम के स्टॉक गिर रहा है, यानी कोई बड़ा प्लेयर इसमें से एग्जिट नहीं कर रहा है। तो हाई लाइकली है कि इस स्टॉक में अगर ब्रेकआउट बनता है 615 रुपए के ऊपर, तो फिर स्टॉक में 740 तक की रैली बन सकती है। तो ये ऑड वन आउट है रेलवे में टेक्स रेल टेक्स इंफ्रा के बाद। जिस स्टॉक में मुझे तेजी दिख रही है, मतलब एटलीस्ट मंदी तो नहीं दिख रही है, ब्रेकआउट आता है तो तेजी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो 615-70 का लेवल पहला वॉच कीजिए,
उसके ऊपर निकलता है तो फिर 740 आएगा, और 550 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आप ले लीजिए हर लिहाज से, क्योंकि अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो इस पैटर्न इसमें बड़े पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा, और पहली प्रॉफिट बुकिंग जो आएगी वो तेजी से 422 की तरफ आएगी। तो ये दो लेवल्स को आप क्लोजली वॉच कीजिए, जो भी पहले ब्रेक होता है उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कीजिए। चलिए, तो अभी आपके लिए बने रहने की सलाह है। जो लेवल्स बताए गए हैं उसको कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। नीचे आपको 550 का एक स्टॉप लॉस दिया गया है, उसके नीचे जाए तो अपना एक बार के लिए आंख बंद करके नुकसान बुक कर लीजिए। ऊपर के लेवल पे अगर 615 क्रॉस करेगा तो फिर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो जो सारे लेवल्स को ठीक से नोट कर लीजिए, दोबारा सुनिए, और ताकि जो है आपको यहाँ पर बड़ा नुकसान ना हो।